हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सभी अच्छे होंगे। खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। सो यहाँ मैं कंटिन्यू करने आई हूँ अपना प्रेगनेंसी हिस्ट्री का पार्ट 2, जो कि रिमेनिंग 6 मंथ का जो रह गया था। प्रीवियस व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया था, एक्चुअली नियर टू हाफ एन आवर हो गया था वो। शायद इस वजह से काफ़ी लंबी लंबी स्टोरी शायद लोग नहीं सुन पाते हो या स्किप कर करके देखते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए फिर मैंने उसको वहीं जैसे तैसे एंड किया। एंड अब मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। जिसने भी मेरा प्रीवियस पार्ट देखा है वो समझ जाएंगे कि कहाँ तक बात हो गई थी। और जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो अगर सेकंड पार्ट से देख रहे हैं तो इस पार्ट को देखने से पहले आप मेरा लव स्टोरी पार्ट फर्स्ट, सॉरी लव स्टोरी नहीं, प्रेगनेंसी का पार्ट फर्स्ट आप पहले देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कहानी समझ में आएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज फोर्स, आई एम नॉट फोर्सिंग टू एनीवन। बात कहाँ तक हो गई थी, 3 मंथ तक। 3 मंथ की स्टोरी मैं अपनी बता चुकी थी सबको कि कैसे कैसे चेंजेस आए मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए और कितना कुछ मतलब मैंने उस 3 महीने में फेस किया, वो सब मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ तक बात आ गई थी जब मैं अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया हुआ है। इतना नेगेटिव हो गई थी कि मतलब मुझे उनसे बात करना भी पसंद नहीं आता था और मुझे उनकी हर अच्छी चीज़ भी बुरी लगती थी। इस लेवल तक मैं उनके लिए नेगेटिव सोचने लगी थी कि मुझे उनकी सही बात में भी कुछ अच्छाई, कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आता था। ये मेरे साथ हो रहा था। अब हार्ट बीट आ जाती है बच्चे की, मेरे लड्डू की हार्ट बीट आ गई थी। मुझे इंजेक्शन ख़त्म हुए थे, 5वां इंजेक्शन था। 5वें इंजेक्शन के बाद ही मुझे ना फील होने लगा था, मतलब डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि ये इंजेक्शन लगने के बाद तुझे ना कुछ पेट में घूम रहा है ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा पलट के मुंह में से आ रहा है, मतलब वॉमिटिंग का वो फील होगा, तो तू मुझे उस टाइम बताना। तो चौथे इंजेक्शन तक तो कुछ भी नहीं, 6 इंजेक्शन लगना थे। 5वें इंजेक्शन के बाद मुझे वो फील होने लगा जैसा मुझे डॉक्टर ने कहा था। उसके बाद भी फिर ये बोले कि अब एक ही तो और बचा है, वो भी लगवा ही लेते, फिर जाएंगे बेवजह, फिर वो डबल डबल अपने को कंसल्टिंग फ़ीस देना पड़ेगी और वो फिर कुछ टेस्ट लिख देंगी, फिर 1 महीने बाद फिर कराना पड़े, सॉरी 1-2 दिन बाद फिर वो शायद उस टेस्ट को रिपीट करवाएं। तो अब छठवां भी इंजेक्शन लग जाने दे। तो फिर मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर ली, मैंने उनको बता दिया कि मुझे, क्योंकि मेरा मन संतुष्ट तब होता जब मुझे डॉक्टर कुछ कह देती। मैं कम्प्लीटली डॉक्टर पे ही ट्रस्ट करने लगी थी हर चीज़ को लेके, क्योंकि इनसे तो मेरे टर्म्स ख़राब हो ही गए थे। ये बात भी सही बोल रहे थे, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा था कि इनको मुझे लेके जाने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि डबल कंसल्टिंग फ़ीस देना पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली वैसे ही ये मुझे इतना कुछ बता ही चुके हैं अपना। मैंने नेगेटिव सोच लिया, हालांकि वो सही थे ये मुझे अब लगता है। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मैम ने बोला ठीक है बेटा, तेरा एक इंजेक्शन और रह गया है तो तू वो लगवा के फिर तू आ, फिर अपन देखते हैं। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा। जनरली कम होता है इतने टाइम पीरियड में, मेरे 4th मंथ में 3 अल्ट्रासाउंड हो गए थे, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता है, हर किसी का एक होता है। देन उसके बाद फिर दूसरा कुछ शायद 6 महीने में होता है, फिर 8वें में, फिर 9वें में, ऐसे 4 होते हैं ओपरी। लेकिन मेरे इतने अल्ट्रासाउंड हुए हैं, मैं बताऊंगी रिपोर्ट्स भी अगर मौका मिला तो फिर वही अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट आ गई है बच्चे की, कॉन्ग्रेचुलेशन तेरे को, तुझे बच्चा चाहिए था, अब बच्चा अच्छा होगा, तू खुश रहना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना। उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे अपने साइड से, जनरली वो किसी को नहीं देती, मुझे एक मदर पर डिपेंडेंट एक बुक दी कि इसको पढ़ना, इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, तो तू यहाँ दिमाग लगाना और कुछ भी जैसे तू बोल रही है ओवर थिंकिंग वो बिल्कुल बंद कर देना बेटा, जितना हो अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, खुश रहना, तुझे जिस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है वो करना। तो फिर मैं इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाने लगी, मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने सोचा मुझे अपने हस्बैंड पे भी ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरे बच्चे को अच्छी तरह दुनिया में लाना। मैं इतना नेगेटिव रहूँगी तो मेरी बच्ची भी, या सॉरी मतलब मेरा बेबी भी, उस टाइम तो पता नहीं था कि लड्डू आएगी, मेरा बेबी भी वैसा ही पैदा होगा, मतलब वो खुश मिजाज का नहीं होगा।
ऐसा फिर मैंने सोचा और मैं अपने में खुश रहने लगी। वहाँ मैंने टोटली शैलेन जी के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने एक ही बात सोची थी कि इनसे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, जितने भी सब कुछ दिमाग में रखूँगी, इनसे बात यही मैंने सोचा कि इनसे बाद में बात करूँगी और मैं सब कुछ दिमाग में रखूँगी। बस यही सोच करके और मैं अपने में खुश रहने लगी अपने अंदर। मतलब फिर मैंने इनसे पूछना छोड़ दिया, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। जो केयर मैं इनकी करती थी दिल से खुशी से, वो मैंने बंद कर दी। मैंने अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी मेडिसिन टाइम पे खाना, अपने डाइट टाइम पे लेना। और इनके मतलब कुल मिला के ये सोच लिया कि जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, मैंने अपना माइंड मेकअप वैसा कर लिया और मैं खुश रहने लगी। उस पीरियड में भी फिर मैं कई कई बार ऐसा लगता था जहाँ ऐसा फीलिंग आती है ना कि हस्बैंड समझे, हस्बैंड समझे, तो मैं जितना ट्राई करती थी कि मैं उन चीज़ों को इग्नोर करूं। लोग आते थे, मिलते थे। फिर एक्चुअली मेरी फैमिली में क्या है, मेरे इन लॉज में, मैंने जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, तो जो सच है मैं वही बोलूँगी। मेरे ससुर जी का थोड़ा पुरानी सोच अगर आप बोलें तो हाँ वो है। हालांकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, लेकिन रही है उनकी पुरानी सोच कि मतलब माँ बाप के इधर से कुछ ऐसा ना आए। मतलब पहले ऐसा चलता था कि कोई धागा भी बांध दिया मम्मी ने तो सवाल उठते थे कि ये धागा किस लिए पहन कर आए हो बेटा मायके से, पैर में काला धागा जो पहन रखा था ये क्यों पहना है तुमने। तो मेरी मम्मी ने मुझे स्पष्ट बोल दिया था, बेटा हम पे कोई सवाल हो ऐसा काम नहीं करेंगे हम, तू खुद ही या तेरे घर में जो भी बड़ा है उनसे बोल के तू नज़र के धागे अपने हाथ में बंधवा लेना। तो मेरी सास तो कुछ जानती नहीं है और मेरी किसी भी ननंद ने इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिया कि प्रेग्नेंट है तो इसको काला धागा बांध दो या इसकी नज़र उतार दो, ऐसा कुछ। और जेठानी भी नहीं चाहती थी ये सब करना, इसलिए क्योंकि उनको भी यही डर था कि पापा मम्मी ये ना पूछे कि काजल ने इसको क्यों बांधा है। मतलब उनको भी ये टेंशन। सॉरी, वो स्पेस का इशू आ गया था, मैंने कुछ स्पेस क्लियर किया फ़ोन से। काफ़ी सारे क्लिप्स पड़े रहते हैं ना इस वजह से। फिर वही हुआ, मेरी जेठानी को भी मतलब मम्मी ने बोला था कि किसी से भी बंधवा लेना बेटा नज़र के धागे, मैं तो नहीं बांध सकती हूँ। कुछ भी फैमिली में हो तुम्हारी प्रॉब्लम, ऐसा काम मुझे नहीं करना। मेरा आशीर्वाद है, मैं विनती करती हूँ, नज़र तुझे किसी की नहीं लगेगी, लेकिन तू खुद से कर लेना। तो अब मैंने सोचा यार खुद बांधने का क्या ही मतलब है, कोई बड़ा बांधता है तो उसका प्यार उसका स्नेह सब होता है। और काजल दीदी ने भी मना कर दिया क्योंकि उनका भी ये था कि खुशबू मेरे को लेकर शायद कुछ सवाल करें, कुछ भी आ सकता है ना माइंड में अगर पापा की ऐसी थिंकिंग है तो, कि काजल ने क्यों बांधा करके। तो फिर उन्होंने भी नहीं बांधा। तो लिटरली मतलब मुझे वहाँ से भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया किसी से भी। सबने सोचा, जब मम्मी ने ही खुद का सोचा मतलब ये कि बेटा कोई तुम पे बात ना आए, तो फिर मैं इन लॉज में मतलब ससुराल की तरफ से किसी से क्या ही उम्मीद करूँगी। जब जब मतलब माँ को अगर ये सोचना पड़ गया, मेरे इन लॉज का ही वो रीज़न है। मैं मम्मी को कहीं भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मम्मी ने गलत किया, मम्मी क्यों गलत करेगी यार, वो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बस इसलिए। तो फिर उन्होंने नहीं बांधा तो मैं इधर किससे होप करूँगी। मतलब मेरी 5 ननंद है, एक ने भी नहीं सोचा था कि हाँ खुशबू को काला धागा बांध देना चाहिए, ना किसी ने भी नहीं। मतलब कुल मिला के मेरा ये कहना है, तो मुझे वहाँ से भी कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला कि मेरी प्रेगनेंसी की कोई केयर हो रही है, नहीं मिला मुझे। और हस्बैंड के साइड से तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से ना हर्ट होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि यार कितनी चीज़ें होती है, कोई नज़र उतार रहा है कहीं से जाते हैं तो, कोई खाने का पूछता है, कोई क्या। बंदिशें तो बहुत थी, मतलब कि चौराया पार नहीं करोगी, मेरे ससुर सास ससुर की साइड से रात में कहीं आओगी जाओगी नहीं। जहाँ रोक टोक वाली चीज़ थी वो तो सब था, लेकिन जहाँ प्यार और स्नेह वाली बात थी वो वहाँ पे किसी ने ये चीज़ नहीं सोची कि ये भी करना चाहिए। अब वो मम्मी पापा की एक एज है, दीदी का भी मैं रीज़न बता चुकी हूँ, वो अपनी जगह सही है, मम्मी का भी बता चुकी हूँ, वो भी अपनी जगह सही है। तो फिर मैं उस टाइम ये सोचती थी कि सब अगर अपनी अपनी जगह सही हैं तो मैं कहाँ गलत हूँ। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो हस्बैंड से मैं थी ही। अब ये चीज़ें होने के बाद भी फिर चल रहा था सब कुछ, मुझे कोई ऐसा नज़र वज़र का भी कहीं से कुछ नहीं फील हुआ अच्छा, मतलब कि मुझे लगे वाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी केयर हो रही है। और हस्बैंड की साइड से तो कुछ है ही नहीं, वो डिस्टर्ब हैं भैया, अपनी फाइनेंशियली कंडीशन से परेशान है, अपने फाइनेंशियल टर्म्स से परेशान होने की वजह से उनका ध्यान नहीं है।
और वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है। बट फिर भी ये सब चीज़ों को सोच के, हर्ट होके, दुखी होके, इग्नोर करके मैं अपना कंटिन्यू लगी हुई थी कि मुझे अपने में खुश रहना है, खुश रहना है। ये मैं दिमाग से सोचती थी, दिल से जो खुश रहने वाली बात थी वो मेरे साथ हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाती थी। मैं ओवर थिंकिंग मेरी पर्सनालिटी में है कि छोटी सी चीज़ को सोचना बहुत, तो मुझे हर छोटी चीज़ नोटिस होती थी और मैं उस पर सोचती थी। अब बस यही था। और किसी मंदिर वंदिर भी नहीं जा पाती थी, घर में पूजा करती थी बस अपना। अब इस सब के बीच में मैंने बताया है, शायद नहीं बताया, अभी 3 मंथ के बाद की बात है ये, कि ना मुझे छठे महीने आने तक डॉक्टर ने ब्लड की कमी बता दी। तो फिर मुझे आयरन के इंजेक्शन्स लगवाने पड़े। डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इसकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है। उसमें उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझे इतना समझाया था खुशबू, खुश रहना, अच्छे से खाना पीना, फिर ये क्या बच्चे को बनना है और ब्लड नहीं है बॉडी में, ये कैसे हो रहा है? तुम कुछ खा नहीं रही हो क्या, या कैसे खाती हो? तो फिर वाकई मुझसे नहीं खिल रहा था ठीक से, उतने अच्छे से। फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आते थे, अवेलेबल सब कुछ था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए कुछ था नहीं, सब कुछ था, बिना प्यार के। बस केवल प्यार नहीं था, बाकी सब कुछ था। और प्रेगनेंसी में सब लोगों का प्यार, स्नेह, स्पेशली हस्बैंड का मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हर वो लेडी समझ सकती है जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है। वो नहीं था, तो बस हर्ट होती थी। सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा लगता था रखा हुआ है, खाने का मन नहीं है, हाँ कोई प्यार से खिला दे तो खा लूँगी। ये वाली सोच अंदर ही अंदर खुद को परेशान करती थी। फिर बस सब कुछ ऐसे चल रहा था। फिर आयरन के इंजेक्शन लगने लगे, वो बहुत दर्द देते थे, कमर में गिठाने बन जाती थी, हिप्स पे मतलब। तो उसको बर्फ़ से सिकाई करना पड़ती थी। कई बार तो शैलेंज ही करते थे, किए उन्होंने भी, और मैं खुद से भी करती थी। फिर ऐसा सब हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, वो ड्रिप के थ्रू लगते थे इंजेक्शन, कुछ मुझे, कुछ तो बैक पे लगे, कुछ ड्रिप से लगते थे। तो वो इतना ज़्यादा, एक डॉक्टर ने, मतलब मैंने कॉलोनी के पास में लगवा लिया कि इतनी दूर कौन जाए। मैम ने बोला था किसी भी डॉक्टर से लगवा लेना बेटा इंजेक्शन जो मैंने लिखे हैं। तो मैंने वो लगवाए, उसने स्पीड से चढ़ा दिया। मतलब 1 घंटे में चलने वाली ड्रिप मुझे 15 मिनट में चढ़ा दी उसने। फिर मैं घर आती हूँ और सडनली मुझे पूरी बॉडी में तेज ठंड लगती है, इतनी तेज ठंड कि मतलब 4 रजाई भी कोई उड़ा दे तो मेरी ठंड नहीं जा रही, और जलन होने लगी पूरी बॉडी में, सिर के बालों से लेके नाखूनों तक बहुत तेज जलन हो रही है। बहुत सफोकेशन सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये लोग घबरा कर मुझे सडन गाड़ी में लेके सीधा लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन फिर कोई सा दिया, जिससे मुझे थोड़ी शांति मिली, धीरे धीरे मेरी ठंड कंट्रोल हुई। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको ड्रिप बहुत फास्ट चढ़ा दी इस वजह से, और ये ठीक बात नहीं है, इतना बोल दिया। और ये लोग इतना डर गए, शैलेन जी बार बार बोलने लगे इसके मम्मी पापा को बता दो, वो अगर कुछ हो गया तो वो लोग सोचेंगे हमको बताया भी नहीं खुशबू के बारे में। लेकिन इधर से मेरे ससुर जी ने बताने नहीं दिया कि फालतू वो लोग टेंशन लेंगे ये सोच के कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्सपीरियंसड है ड्रिप ड्रिप में, तो उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मम्मी मम्मी को भी नहीं बताया मैंने। अगले दिन सुबह बताया मम्मी, कल रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरी मम्मी रोने लगी कि बताओ मेरी बच्ची के साथ कुछ भी हो रहा है तो मुझे कोई बताएगा भी नहीं, ये सोच के मम्मी रोई भी। मैंने ना शैलन जी को वो बात बताई, अभी व्लॉग में याद आ रहा है तो आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को नहीं बताया, छोड़ दिया। मेरी काजल दीदी से शेयर करा मैंने, मेरी जेठानी से। वो बोली खुशबू कोई बात नहीं, सब ठीक है ना, तू अभी का सोच और ये टेंशन मत ले। वो बार बार मेरे से एक ही चीज़ बोलती थी मेरी जेठानी, खुशबू तू टेंशन मत ले, खा पी मस्त रहे, तू टेंशन मत ले, अभी सब भूल जा, ये पति से भी बढ़ के ये रिश्ता होगा जो तेरे पेट में जान है, ये सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता है। ऐसे वो मुझे पॉजिटिव करती थी मेरी जेठानी। मैं किसी का भी अच्छी चीज़ भी नहीं छुपा सकती। जैसे अगर मैंने ये बताया है कि उन्होंने नहीं बांधा धागा डर की वजह से मेरे सास ससुर के, तो मैं ये भी बताऊंगी कि उन्होंने मुझे कहाँ सपोर्ट किया। वो मुझे ऐसे ही प्यार से बोलती थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वो ऐसे चलता था सब। अब ऐसे ही करते करते 8वां महीना आ गया और मेरे ससुर जी मुझसे बहुत काम करवाने लगे। उनका ये था ज़्यादा काम करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। मेरी सासू माँ ज़ीरो एक्सपीरियंसड है, हालांकि उन्होंने 7 बच्चे हैं उनके, पर वो सब भूल गई हैं, वो बीमार रहती हैं, उन्हें नहीं कुछ याद रहता। लेकिन मेरे ससुर जी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसड हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने सासू माँ के साथ भी ये ट्रिक अप्लाई की होगी, इसलिए उनको पता है।
तो वो मुझे ना बहुत काम करवाते थे कि ज़्यादा काम करेगी तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, ऊपर चढ़वाना नीचे चढ़वाना, शांति से बिल्कुल नहीं बैठने देते थे, हाँफती थी, फिर कुछ काम बताया, खाना बनाने के बाद अलग से। तो ऐसे वो करते थे और मैं भी करती थी ये सोच के कि हाँ मेरी नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अब वो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा बेबी 8वां महीना शुरू ही हुआ था और एकदम नीचे आ गया, इतना नीचे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी। मुझे एक दिन एडमिट भी करा क्योंकि मुझे दर्द होने लगा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ फट रहा है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ। तो ये मुझे लेकर मेरी जेठानी और सब मुझे लेकर गए हॉस्पिटल, शैलन जी और सब। वहाँ डिम्पल दीदी भी मुझसे मिलने आई, उसका एक वीडियो भी है, देखना मेरे इंस्टा में जाके। तो फिर मुझे इंजेक्शन लगे बच्चे को होल्ड रखने के लिए कि जैसा भी हो प्री मेच्योर ना हो, अच्छे से हो जाए। तो वो इंजेक्शन लगे, फिर मेरे ऐसे पैर ऊपर करके मैंने 1 महीना निकाला है जैसे तैसे, और फिर जैसे तैसे कंट्रोल करा कि 9वां महीना लग जाए। फिर 9वां महीना तो मेरा इतना मुश्किल से मैंने को नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले दीदी भाई साहब के बेडरूम में, वो ऊपर आए, मेरे वजह से मैं उनके बेडरूम में रहने लगी नीचे, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना थी। बस ऐसे ही मेरा 9वां महीना बहुत मुश्किलों भरा निकला। अब मेरा प्रेगनेंसी वाला दिन, इसका मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, वो दिन मेरा बहुत ही अलग था, तो उसके लिए एक स्पेशल व्लॉग मैं बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। इसके बाद लास्ट रहेगा वो, और यहाँ तक बताइएगा कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरे इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा, प्रीवियस व्लॉग की तरह, मेरे सारे व्लॉग्स की तरह। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।